परसेंटेज के लेक्चर सीरीज़ में आज हम हमारे क्लास 2 में हैं। क्लास 1 में हमने देखा था कैसे चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला जाता है और कैसे चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला जाता है। जब हम किसी डिजिट को फ्रैक्शन से जब हम किसी डिजिट को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे तो हम उस डिजिट को 100 से भाग कर रहे थे, और जब हम किसी डिजिट को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे थे तो हम उसको 100 से गुना कर रहे थे। अगर मैं आपको कहता कि आप 3/5 इसको आप मुझे परसेंटेज में बदल के बताइए, तो आप बहुत इजीली इसको तोड़ के लिख रहे थे 3 गुना में 1/5। ये 1/5 का वैल्यू आपको पता था, हमने एक टेबल प्रिपेयर किया था, उस टेबल से आपको 1/5 का वैल्यू पता था कि 20%, तो आप लिख रहे थे 3 गुना 20%, ये हो रहा था 60%। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 4/5 इसको आप परसेंटेज में बदल के बताइए, तो क्या आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं? 4 गुना में 1/5, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो ये बन गया 80%। अगर मैं आपको कहूँ 4/9 इसको आप फ्रैक्शन में बदल के बताइए, तो आप लिख रहे थे 4 गुना में 1/9। 1/9 का वैल्यू आपको पता था, वह है 11 सहित 1/9। 4 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 44, ऊपर में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 4, और नीचे आ जाएगा 9%। तो इस तरीके से चीज़ों को हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल रहे थे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल रहे थे, अंश से प्रतिशत में बदल रहे थे। आइए आज हम इसी में कुछ नया देखेंगे। अगर मैं आपको कहूँ 5/8 ये अंश में है या फ्रैक्शन में है, इसको आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना है, तो आप लिखेंगे 5 गुना 1/8। ये 5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये 1/8 का जो वैल्यू आता है हमारे टेबल में, अगर आपको वो टेबल याद होगा या टेबल आपने नोट डाउन किया होगा तो उसको आप फॉलो करिए। 1/8 का टेबल में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 12 सहित 1/2%। हाँ, 5 को 12 से गुना करेंगे, ये आएंगे 60%, ये आएगा 5 और ये आएगा 2%। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हिंदी में हम कहते हैं अनुस्मारक, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डिवीज़र। हिंदी में हम इसे कहते हैं भाजक। हम डिवीज़र को हिंदी में क्या कहते हैं? डिवीज़र को हम हिंदी में कहते हैं भाजक। रिमाइंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को हम हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो, और यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र है, क्या हमारा यहाँ पे रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा है? तो आप कहेंगे हाँ। हमारा रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? हमारा रिमाइंडर का वैल्यू है 5। हमारा डिवीज़र यानी हमारी भाजक का वैल्यू यहाँ पे कितना है? हमारा भाजक का वैल्यू है 2। एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। अगर ये 2/5 होता तो ये ठीक था, लेकिन ये 5/2 है, ये गलत है। हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं।
अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूँ, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 60 सहित 5/2, इस मिक्स फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस मिक्स फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए इस नीचे वाले हिस्से से। इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं रिमाइंडर यानी अनुस्मारक, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं भाजक। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो भाजक हमेशा बड़ा होना चाहिए अनुस्मारक से। और भी अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमेशा छोटा होना चाहिए इस नीचे वाले पार्ट से। अगर ये इस तरीके से आता 60 सहित 1/4, ये ठीक था। अगर ये ऐसा आता 60 सहित 4/1, ये गलत था, इसे हमें आगे सॉल्व करना पड़ता। अगर ये इस तरीके से आता 60 सहित 2/3, ये ठीक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है या हमारा जो अनुस्मारक है वो भाजक से छोटा है, ये ठीक था। लेकिन अगर ये ऐसा आ जाता 60 सहित 3/2, तो ये गलत था, हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ता। अभी कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ थे, हम इस 5/8 का ये जो फ्रैक्शन या अंश है, इसको हम तोड़ के फ्रैक्शन में करने की फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये स्टेप्स कंप्लीट करते हुए अभी हम इस मोमेंट पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मिश्र अंश है या मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इस पर हमने एक चीज़ आपको नोटिस करने को कहा, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस करने को कहा, ये जो हमारा रिमाइंडर है या अनुस्मारक है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए इस भाजक से। या सरल भाषा में अगर कहूँ मैं तो ऐसा, अगर कोई भी पार्ट आता है तो यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा तो यहाँ वाले डिजिट से छोटा होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, मैंने नीचे वाले को बड़ा बना दिया, ऊपर वाले को मैंने छोटा बना दिया। इसका मतलब यही है, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा ये इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर इससे छोटा नहीं आता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 60 सहित 5/2 आया है, तो ऊपर 5 आया है, नीचे 2 आया है, यानी ऊपर वाला जो हमारा अनुस्मारक है वो बड़ा आया है, डिजिट में वो बड़ा है, तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा उसका स्टेप्स हम देखते हैं। तो हमारे पास है 60 सहित 5/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे 60 जमा 5/2, ठीक है। हमने क्या किया, 60 सहित 5/2 को हमने तोड़ के लिख दिया 60 जमा 5/2, ठीक है। इस 60 को हम ऐसे ही लिख देंगे। इस 5/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है, अगर हम 2 से गुना करते हैं ये आता है 2, यहाँ आता है 1, तो ये आता है 2 सहित 1/2, ठीक है। इस 5/2 का वैल्यू क्या आ गया, 2 सहित 1/2, इसको हम जोड़ देंगे, ये आएगा 62 सही 1/2%। ये हमारा आंसर है। हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको ये समझने में और भी इजी होगी। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ऐसा अगर हमारे पास कोई मिक्स फ्रैक्शन आता है जिसमें ऊपर वाला डिजिट जिसको हम रिमाइंडर या अनुस्मारक कहते हैं, वो अगर नीचे वाले डिजिट से बड़ा आ जाता है तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे करना है सॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 सहित 5/2 था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 2 हिस्से में तोड़ दिया। पहले तो हमने लिख दिया 60 और जमा हमने कर दिया 5/2। इस 5/2 को क्या करेंगे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे या सरल कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, 5/2 है तो 5 को 2 से भाग दे देना है। तो 5 को हमने 2 से भाग दिया, पहले हमने 2 से गुना किया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ ये 4 आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 का गुना किया तो वो आया 4, यहाँ हमारे पास आ गया 1, तो ये बन गया 2 सहित 1/2। तो 5/2 के जगह पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया 2 सहित 1/2। तो 60 और जमा में 2 सहित 1/2, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 62 सही 1/2, 62 सही 1/2%, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको ये समझने में और भी आसानी होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि 3/8 ये फ्रैक्शन में है या अंश में है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3
गुना में 1/8, ठीक है। आप लिखेंगे 3 गुना में 1/8। 3 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 1/8 का वैल्यू आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे 1/8 का वैल्यू है 12 सहित 1/2%। 12 सहित 1/2%। अब 3 को 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 36। 3 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा आया है नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 36 जमा में 3/2, ठीक है। 3/2 को अगर हम करेंगे सॉल्व तो वो आएंगे 2, इसे हम करेंगे 3 से भाग, 2 को 1 से करेंगे तो आएगा 2 1 का 2, ये आ गया 1, तो ये आ गया 2 और इधर आ गया 1। तो क्या हम इस 3/2 या 3/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 सहित 1/2। इसे हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 37 सही 1/2। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। सही 1/2%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। 3/8 को जब हमने कन्वर्ट किया तो पहले ये ऐसे आया था 36 से ही 3/2, जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा जो कि रिमाइंडर है वो बड़ा आ गया था नीचे वाले हिस्से से मिक्स फ्रैक्शन का। तो हमने उसे तोड़ के क्या सॉल्व किया, हमने इन दोनों को अलग कर दिया। 36 जमा में 3/2 कर दिया, 36 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3/2 को हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आया 1 सहित 1/2। दोनों को हमने जोड़ के लिखा तो ये आया 37 सही 1/2। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे चार्ट में है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए 3/8 का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3/8 का वैल्यू लिखा है 37 सही 1/2। हमने क्या निकाला, 3/8 का वैल्यू 37 सही 1/2, ठीक है। आपको क्लैरिटी आ रही है, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे फाउंडेशन क्लासेस का या स्ट्रक्चरल क्लासेस का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और आज तक के क्लास में हम जिस भी चीज़ों को सीख रहे हैं उसको उस क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो चार्ट है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इस चार्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे क्वेश्चंस में, आपको ये चार्ट खुद ब खुद याद होती जाएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 5/6 को परसेंटेज में बदल के बताइए। आप लिखेंगे 5 गुना में 1/6। 5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 1/6 का वैल्यू आप देखिए क्या है, 1/6 का वैल्यू है 16 सहित 2/3%, ठीक है। 5 को अगर आप 16 से गुना करेंगे ये आएगा 8080, ऊपर में आएगा 10। 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, और नीचे में आएगा 3%। अगर आप फिर से नोटिस करें तो यहाँ हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से से बड़ा आया है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया या जैसे समझाया, ये ऊपर वाला हिस्सा या जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, हमारे नीचे वाले हिस्से से या डिवाइज़र से। तो कुछ नहीं करना है, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम इसको तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 80 जमा में 10/3, ठीक है। 80 ऐसे ही आ गया जैसा था, ठीक है। 10/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस 10 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा 9, ये आ गया 1, तो ये आ गया 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये आ जाएगा
83 से है 1/3%। आई होप अब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही है और आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इस चार्ट को यूज़ कर रहे हैं ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको अगर कहूँ आप मुझे 7/15 इसका आप मुझे वैल्यू बताइए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टेबल भी आपके पास, हमारा जो चार्ट है वो भी आपके आंखों के सामने बना हुआ है। आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए और परसेंटेज में बदलने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी और कोशिश करने के बाद आप हम मेरे सॉल्यूशन को देखिए और एट द एंड ऑफ द माय सॉल्यूशन, मेरे सॉल्यूशन के ख़त्म होते ही आप आंसर को मिलाइए और देखिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। और अगर आपका आंसर सही नहीं आया है तो आप देखिए कि आपने कहाँ गलती की थी और उस गलती को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यह है 7/15। यह है 7/15 हमारा पहला स्टेप। हम इसको तोड़ेंगे। 7 गुना में 1/15। 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 1/15 का वैल्यू हम चार्ट से लेंगे। 1/15 का वैल्यू है 6 सहित 2/3%। 7 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 42 यानी 42। 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 14 और नीचे आएगा 3। आप देख सकते हैं यहाँ फिर से ऊपर वाला जो वैल्यू है वो बड़ा आ गया है नीचे वाले वैल्यू से। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हम इसे करेंगे 42 जमा 14/3 14/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस 14 को 3 से भाग देंगे। 4 से हम करेंगे, ये आएगा 12, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो ये आता है 42 जमा में 4 सही 2/3%। ठीक है ना। तो 42 के साथ हम 4 को जोड़ेंगे तो ये बनता है 46 जमा में 2/3%। आई होप कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी आ रही होगी और आप समझ पाए होंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। और आपने अगर गलती नहीं की तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स यानी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आइए हम 1-2 क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ हुई है, मे बी आपको ये गलतियाँ फिर ना हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे ये सॉल्व करके बताइए, 5/7 आप करेंगे 5 गुना में 1/7। 5 का वैल्यू ऐसे ही आ गया। 1/7 का वैल्यू क्या है? 1/7 का वैल्यू है 14 सहित 2/3%। तो 5 को अगर आप 14 से गुना करेंगे तो ये आती है 70। 5 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो ये आएगी 10 और नीचे आ गई 3। फिर से आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है या हमारा जो रिमाइंडर है, अनुस्मारक है, वो भाजक से बड़ा आ गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इसे तोड़ के लिखेंगे 70 जमा में 10/3। ठीक है। अब इस 10/3 को कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है, इस 10 को 3 से भाग देना है। 3 से करेंगे तो ये आएगा 3, ये नीचे आ गया 1, तो ये बन गया 3 सही 1/3%। तो ये आ गया 70 जमा में 3 सही 1/3%। ठीक है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है 73 सहित 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 7/15
7/24 इसका वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 7 गुना में 1/24। 7 को आप ऐसे ही लिख लेंगे। 1/24 का वैल्यू आप देखिए क्या है, 1/24 का वैल्यू है 4 सहित 1/6%। 7 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये आएगी 2 और 8 28, ऊपर में आएगी 7 और नीचे आएगी 6। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है बड़ा आ गया, तो हम इसे तोड़ के लिखेंगे 28। इसे ठीक से लिख देता हूँ, 28 जमा में 7/6। 7/6 को अगर हम सॉल्व करें तो हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे 1 से करेंगे तो ये आएंगे 1, तो ये आ गया 28 जमा में 1 सहित 1/6%। ये आ गया 29 सहित 1/6%। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व किया। अभी तक हमने 3 चीज़ों को सीखा। एक तो हमने चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीखा, चीज़ों को हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीखा। जब हम चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे थे उस टाइम पे अगर हमारा अनुस्मारक या रिमाइंडर मिक्स फ्रैक्शन में ये अगर मान लेते हैं ये ऐसा है a/b सहित c, तो अगर हमारा b बड़ा आ जाता है, तो उसे हमें फर्दर सॉल्व करना है, और अगर b बड़ा नहीं आता है तो उसे हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना है। यानी हमारा रिमाइंडर यानी अनुस्मारक अगर भाजक या डिवाइज़र से बड़ा आ जाता है तो हम उसे एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे, उसे हम तोड़ के लिखेंगे, जो अभी तक हमने किया। 8-10 क्वेश्चन हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस की। तो हमने अभी तक ये 3 चीज़ों को सीखा। अगर अभी तक हम एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे उसमें हमने जितने भी डिजिट्स को सिलेक्ट की थी वो सारे डिजिट्स 100 से कम वाले थे। 100 से ऊपर वाले वहाँ पे एक भी डिजिट नहीं थी। तो अगर वहाँ पे ऐसा हो कि अगर डिजिट जो है या संख्या जो है वो 100 से ऊपर वाले हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं आपको कहूँ 106 सहित 2/3% दिया हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में निकालना है। किस में निकालना है? इसको आपको फ्रैक्शन में निकालना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 106 सहित 2/3? क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं 106 सहित 2/3? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 1। 6 सहित 2/3 का परसेंट में वैल्यू कितना होता है? तो आप देखेंगे 6 सहित 2/3 का परसेंट में वैल्यू होता है 1/15। 1/15। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे इसका एलसीएम आ गया 15 और ऊपर में आ गया 15 जमा 1, ये बन गया 16/15। ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा आया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है जहाँ पे आपको इसको कोई फर्दर आगे सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक बड़े डिजिट को सॉल्व किया। मैं फिर से आपको ये डिजिट सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 106 सहित 2/3%, हमें कहा गया है कि इसे फ्रैक्शन में बदल के बताइए, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 जमा में 6 सहित 2/3%। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1। 6 सहित 2/3 का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 1/15।
यहाँ पे एलसीएम आ गया 15, 15 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ गया 15 और ये आ गया जमा में 1, ये आ गया 16/15। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 457 सहित 1/7%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो क्या हम 457 को ऐसे लिख सकते हैं, 400 जमा में 57 सहित 1/7%, यहाँ भी प्रतिशत है, मैं ठीक से लिखता हूँ, 457 सहित 1/7%, यह आ गया 400% जमा में 57 सहित 1/7%। तो 400% का वैल्यू कितना होगा? अगर 100% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसका वैल्यू अगर 1 होता है, 200% का वैल्यू कितना होगा? 2, 300% का वैल्यू कितना होगा? 3, 400% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना होगा? वो होगा 4। तो 400% की जगह क्या हम लिख सकते हैं? 4। अगर आप देखें 57 सहित 1/7, यहाँ अगर आप नोटिस करें 57 सहित 1/4 का वैल्यू कितना है? 4/7। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें या सरल करें, नीचे आ गया 7, 4 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ऊपर आ गया 28 और ऊपर इसका 4 आ गया, तो ये आ गया 32/7। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। 457 सही 1/7 का, अगर हम 457 सहित 1/7 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो वो बनता है 32/7। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 366 सहित 2/3% को बदल के बताइए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 300 जमा 66 सहित 2/3%। यहाँ अगर आप देखेंगे 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का वैल्यू हमारे टेबल में जो दिया हुआ है वो है 1/3। ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो इधर आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है। मैं आपको इसको और सॉल्व करके बताता हूँ। हमारे चार्ट में एक वैल्यू मौजूद है। ठीक है। हमारे चार्ट में क्या वैल्यू मौजूद है? हमारे चार्ट में वैल्यू 1/3 का वैल्यू है 33 सही 1/3%। ठीक है। अगर हम इधर वाले वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2/3%। तो इधर हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 66 सहित 2/3%। हमारे क्वेश्चन में क्या यही मांगा है? 66 सही 2/3 का वैल्यू चाहिए। तो एक चीज़ और आप सीख सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर चार्ट में या टेबल में हमारे मौजूद नहीं है तो उससे रिलेटेड हिंट्स तो ज़रूर हमारे चार्ट में मदद है, जिसको डिराइव करके आगे उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 33 सही 1/3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो बनता है 66 सही 2/3%। 33 सही 1/3% को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो बनता है 66 सही 2/3%। ठीक है। तो 33 सही 1/3 का वैल्यू कितना था? 1/3%। तो इसको भी हम 2 से गुना करेंगे तो जो कि बनता है 2/3%। तो यहाँ आ गया 300 और 66 सही 2/3% की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। मैं बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही साफ तरीके से लिख दिया है। तो आपको अभी पता चल रहा होगा कि 66 सही 2/3 का जो वैल्यू 2/3 कैसे आया, वो यहाँ से आया। तो अगर हम 300 के साथ ये 2/3 को जोड़ते हैं
तो ये फर्दर आगे तो इसे जोड़ने के पहले तो हम ये 300 जो प्रतिशत है हमारा, ये जो हमारा 300% है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3, और इधर आया 2/3। इसको अगर हम एलसीएम करेंगे तो नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 9, और इधर जमा में आएगा 2। ये बनेगा 11/3। ठीक है, तो 366 सही 2/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो आएगा 11/3। हम एक दो और बड़े डिजिट लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एक डिजिट लेते हैं 6 1 6 616 सहित 2/3%। इसको हम तोड़ के लिखेंगे 600 जमा में 16 सहित 2/3। 600% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा 6। 16 सहित 2/3 का आप चार्ट से देख सकते हैं, ये है 1/6। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6। 6 के साथ 6 का गुना करेंगे तो ये आएगा 36 जमा में 1, ये बनेगा 37/6। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट आज टॉपिक पे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ 406 सहित 1/6% को करिए, तो आप लिखेंगे 400 जमा में 6 सहित 1/6। 400 को आप लिखेंगे 4। 6 सहित 1/6 का वैल्यू आप चार्ट से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे 1/16 का वैल्यू होता है। 1/16 का वैल्यू होता है। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन यहाँ से पे थोड़ी गलती कर दी थी। ये 606 सहित 1/4 होगा। 406 सहित 1/4। इसको हम अगर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 400 जमा में 6 सहित 1/4। 400% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये बनेगा 4। 6 सहित 1/4 को अगर हम बदलेंगे तो वो बनेगा 1/16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो ये आएगा 64 जमा में 1, ये बनेगा 65/16। आई होप अभी तक के क्लास को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ, कुछ बहुत दिलचस्प बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और जो डायरेक्टली हम नेक्स्ट क्लास में जो मैथमेटिक या जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसे देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ 16 सहित 2/3%, तो इसका वैल्यू आप टेबल देख के मुझे बता देंगे। ये है 1/6। यहाँ पे ये जो 1/6 है उसमें ये है परसेंटेज वैल्यू, ये है ओरिजिनल वैल्यू या असली मान या मूल मान। ठीक है, मैं आपको जब कहता हूँ 16 सहित 2/3% का मतलब है 1/6। तो इसका मतलब क्या है पता है? अगर आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप 6 का
16 सहित 2/3% निकालते हैं तो आप आंसर आपको क्या मिलेगा पता है? आंसर आपको मिलेगा 1। ठीक है, अगर आप इस 6 का 16 सहित 2/3% निकालेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो आंसर है 1। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसको मैंने परसेंटेज वैल्यू कहा। ठीक है, और क्यों इसको मैंने ओरिजिनल वैल्यू कहा। इसको ओरिजिनल वैल्यू कहने के पीछे कुछ राज है। वही राज ये है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 16 सहित 2/3% इक्वल टू 1/6, यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल मान है या असली मान है, ये इसका परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इस 6 का 16 सहित 2/3% निकालेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1। अगर आप इस 6 का 16 सहित 2/3% निकालेंगे तो आपको, अगर आप ये सॉल्व करके देखेंगे ना तो सॉल्यूशन करने के बाद आप बहुत सारे स्टेप्स करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद आपको जो आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा 1। अगर मैं आपको कहूँ कि 37 सहित 1/2% का वैल्यू है 3/8। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इस 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 3। अगर आप इस 8 का 37 से 1/3% निकालेंगे, आप यहाँ कुछ स्टेप्स करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व करते करते जब आप इसका आंसर में पहुँचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। अगर मैं आपको कहूँ कि 62 सहित 1/2% का वैल्यू है 5/8, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ओरिजिनल वैल्यू का 62 से ही 1/2% निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। अगर आप इस 8 का 62 से ही 1/2% निकालते हैं तो आपको जो आंसर या जो जवाब मिलेगा वो जवाब होगा 5। आप इस टेबल से कोई भी वैल्यू को उठा लीजिए, 1/40 उठा लीजिए। अगर आप इस 1/40 का वैल्यू क्या है? 2 सहित 1/2। अगर आप 2 सहित 1/2% का यहाँ पे वैल्यू कितना है हमारा? 1/40। अगर आप इस 40 का 2/1 सहित 2% निकालेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो है 1। मैंने कहा अगर आप इस 40 का 2 सहित 1/2% निकालेंगे तो जवाब कितना आना चाहिए? जवाब आना चाहिए 1। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 40 2 सहित 2/1 का मतलब होता है 2 2 4 यानी 5/2। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज में है। तो इस परसेंटेज को हमें क्या करना है? इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 40 कटेगा तो ये आएगा 20। ठीक है, तो ऊपर में अगर हम 5 के साथ 20 को गुना करेंगे तो ऊपर आ गया 100 और नीचे हमारा ऑलरेडी था 100। ये 100 इस 100 से कट के कितना आएगा? ये आएगा 1। ठीक है, तो आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं आपको कहना चाह रहा था अगर आप इस 40 का, अगर मैं इस कलर को बदल लेता हूँ, अगर आप इस 40 का
2 सहित 1/2% निकालेंगे तो आपको जवाब कितना मिलेगा? 1। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इस 40 का 2 सही 1/2% निकाला तो हमें जवाब कितना मिला? 1। अगर मैं आपको कहूँ कि 12 सहित 1/2% यानी 1/8, ये वैल्यू लिखा है मैंने, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप 8 का 12.5% निकालेंगे तो वो बनेगा 1। अगर आप 8 का 12.5% निकालेंगे, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ स्टेप्स आएंगे, यहाँ कुछ स्टेप्स आएंगे, यहाँ कुछ स्टेप्स आएंगे, जब आप सोल्यूशन पे पहुँचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। मैं आपको यही कहना चाह रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस लेक्चर के एंडिंग पे। आज भी हमने बहुत सारे न्यू चीज़ों को सीखा, हमने अपने फाउंडेशन को और मजबूत किया। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम जो भी लेक्चर अटेंड करेंगे उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अभी तक जो चीज़ सीखे हैं उसको हम डायरेक्ट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट यानी 62% का वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ 5/8, तो अगर मैं 8 का 62.5% निकालता हूँ तो आंसर आएगा 5। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने लास्ट में सीखा, इसी को इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट डे का लेक्चर में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, और डायरेक्टली हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने आज जो भी देखा है आप इस पूरे क्लास को नोट डाउन करें, समझने की कोशिश करें, और जितने भी डिजिट को हमने सॉल्व किया है उसे आप दोबारा से फिर से सॉल्व करें। आपको लग रहा होगा कि ये तो अभी मैंने क्लास पे सॉल्व किया, आप उसको फिर से बिना देखे कैसे हमने सॉल्व किया उसे बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें, और आंसर को मैच करने की कोशिश करें अपने नोटबुक से या लेक्चर से, और देखें कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो हम अपने स्पीड को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर चुके होंगे। हम धीरे धीरे स्पीड को बूस्ट अप करेंगे या स्पीड को बढ़ाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें आपको तभी दिक्कत नहीं आएगी जब आप प्रीवियसली सारे क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे, सबको नोट डाउन कर रहे होंगे, सबको समझ रहे होंगे, और आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं कमेंट देखूंगा तभी मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कर पाऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।